क्लास। यदि ए तथा बी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष हैं तो तीसरा शीर्ष निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमने कर लिया था, और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं करना चाहते तब तो वही था, पहले पी और ए की दूरी, पी और बी की दूरी और ए और बी की दूरी तीनों बराबर होनी चाहिए। ऐसा ही हम कर रहे हैं। ऐसे ही लिखें एक और रिजल्ट। यदि ए बी सी या यदि ए तथा बी, यदि ए तथा बी तथा बी, if A and B are ends of hypotenuse, if A and B are ends of hypotenuse of right isosceles right angle triangle, समद्विबाहु समकोण, यदि A तथा B समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के कर्ण के अंतः शीर्ष हैं या कर्ण के शीर्ष हैं, तब तीसरा शीर्ष, और इंग्लिश वाले लिखें इफ ए एंड बी आर एंड्स ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ, इफ ए एंड बी आर, if A and B are ends of hypotenuse of right angled isosceles triangle, then third vertex। एक तरीका तो वो है निकालने का, यहां x, y हो, AC की लेंथ और BC की लेंथ को बराबर करो और एक पाइथागोरस थ्योरम वाला कंसेप्ट यूज कर लो, तो इन दोनों तरीके से आप सॉल्व करके निकाल लोगे। अदरवाइज C क्या होगा, सेम। और वो निकाला कैसे वो मैंने बता दिया। किसी को घर पे निकालना हो तो इसे x, y ले लें और उन कंसेप्ट्स का यूज कर लें, बट मुझे लगेगा नहीं कि आप निकालोगे, तो इसलिए ऐसा लिख लें, ठीक है ना। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, अभी तक तो हमने खैर यही किया है। सिद्ध कीजिए ये समरेखीय हैं, 1/5, 2/4, क्या लिखा है, 1, 5, 2, 4, 3, 3। हो सकता है कई बार वो ऐसा क्वेश्चन दे दे और उसमें बोल दे कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, और एक बार कह दे इनमें से कोई नहीं। तो याद रख लेना, कई बार आपको दो साइडें बराबर लगेगी, बट अगर उन दोनों की लेंथ का प्लस या माइनस तीसरे के बराबर हो गया तो वो एक ही रेखा पे हो गया। क्या पता आपका एक निकल जाए 3, अगला निकल जाए 5 और अगला निकल जाए 8, और आप समझ रहे हैं कि या सॉरी 3, 3, आपको लग रहा है इनका टोटल तीसरे के बराबर है, इनका टोटल तीसरे के बराबर है, नहीं, आपको लग रहा है ये दोनों बराबर हैं, तो आपने देखा सर ये तो समद्विबाहु है, अरे दो साइडों की लेंथ बराबर आ गई, बट अगर इन दोनों का टोटल फिर तीसरे के बराबर भी हो गया तो ये हो जाएगा A और B की लेंथ 3, B और C की लेंथ 3 और A और C की लेंथ 6, तो ये तो एक ही लाइन पे हो गया। तो ये भी कई बार ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चनों में ऐसा भी धोखा हो जाता है जल्दबाजी में। एग्जाम में ऐसा होता है, हमने दो साइडों की लेंथ देखी, सीधा बराबर आ गई और टिक कर दिया कि ये समद्विबाहु यानी आइसोसेलेस हो गया, जबकि ऐसे में आइसोसेलेस ना होकर तीसरी साइड को भी देख लेना।
कहीं दो साइड का प्लस या माइनस तीसरी साइड के बराबर ना हो। समरेखीय के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है? समरेखीय है, समरेखीय के लिए क्या शो करना पड़ता है? ए बी और बी सी की लेंथ का प्लस या माइनस तीसरी की लेंथ के बराबर हो। दो की लेंथ का प्लस या माइनस तीसरे के बराबर हो। माइनस का मतलब इसको इधर ले आओ, बात वही है। ओके, दो साइडों की लेंथ का बराबर तो निकालें, ए बी, बी सी और सी ए। ओके, क्या आया? अगला विभाजन सूत्र, तो यहां से आपका आ जाएगा ए और बी की लेंथ √2 - 1 का स्क्वायर √2, AC की लेंथ 3 - 1 2 का स्क्वायर 3 - 5 2 का स्क्वायर, BC की लेंथ बिल्कुल जो मैं बात कर रहा था वही आ गया। हो सकता है कोई स्टूडेंट जल्दबाजी में इसे सम द्विबाहु यानी आइसोसेलेस बोल दे, बट आप देखोगे ए बी की लेंथ और बीसी की लेंथ के बराबर ही एसी की लेंथ है, तो ये एक ही रेखा पे आ गया, ये सम द्विबाहु नहीं है। इन दोनों को बराबर देख के ऐसा मत बोल देना, क्योंकि ट्राइंगल में क्या होता है, दो साइड की लेंथ का प्लस तीसरी से बड़ा ही होना चाहिए, ठीक है ना। तीसरे के बराबर हो गया तो वो ट्राइंगल नहीं बनाएगा। डिटर्मिनेंट से भी कोलिनियर हो सकता है, अब होने को तो एरिया से भी हो सकता है, वो एरिया ही है, वो डिटर्मिनेंट से क्या। बट अभी मैंने एरिया की बात नहीं की, इसलिए मैं नहीं कर रहा था। तभी तो क्वेश्चन लिखाते हुए मैं कह रहा था यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ वो तो हो ही जाता उससे। अगला देखें, विभाजन सूत्र। यानी सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन नाम से पता लग रहा है, सेक्शन जैसे क्लास में हम पढ़ते थे, क्लास कोई भी क्लास 10th है मान लो, उसमें एक स्कूल में 3-4 सेक्शन होते थे, मतलब पूरी क्लास 10 को भाग किया गया है, विभाजित किया गया है। विभाजन एक ऐसा सूत्र, ये क्या करता है, एक ऐसा पॉइंट जो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को भाग करे, वही तो हुआ सेक्शन फॉर्मूला। तो ये दो पार्ट्स में है, एक तो इंटरनल डिवीजन अंतः विभाजन, इसमें पोलर वालों की बात नहीं कर रहा हूं, वो अलग से है। अंतः विभाजन
वरना उसमें भी मैं डिस्टेंस फॉर्मूले की बात कर सकता था। उसमें वैसे फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos थीटा माइनस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ऐसा होता है। बट अब तो तुम्हारे सिलेबस में अब तो तुम्हें पूरा पूरा पोलर पढ़ना है। एक क्वेश्चन लिखा के भी क्या करूंगा मैं। अंतः विभाजन तो लिखें, जब विभाजक बिंदु R जब विभाजक बिंदु R बिंदु P तथा Q, जब विभाजक बिंदु R बिंदु P तथा Q को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य स्थित हो, तब इसे अंतः विभाजन कहते हैं। इंग्लिश वाले लिखें, इफ पॉइंट P, सॉरी यहां पर क्या है R, इफ पॉइंट R lies between line segment joining P and Q, if point R lies between line segment joining P and Q, then it is called internal division। अगर ये m:n अनुपात में विभाजित करे, यदि R रेखाखंड PQ को m:n अनुपात में विभाजित करे, तब if R divides line segment joining, या R divides line segment PQ, if R divides line segment PQ in m:n ratio, then तो ये R क्या हो गया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 ny अपॉन m प्लस n, समथिंग लाइक दिस। और ये किताबों में कुछ ऐसा बना होता है, आपने देखा होगा। और यही बात अगर मैं एक्सटर्नल डिवीजन की बात करूं, बाहरीय विभाजन, तब ऐसे में ये जो R पॉइंट है, ये इनको मिलाने वाली रेखाखंड के बाहर कहीं होगा। R कहीं बाहर होगा,
सो अगर पी आर बटा क्यू आर का अनुपात m/n है, तो R कैसा निकलता है यहां पर? सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या आ जाता है? mx2 माइनस nx1 my2 माइनस अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो, एक्सटर्नल डिवीजन में ऐसा आ जाता है। और इसी को कई इंसान क्या करते हैं कि m/n का नाम दे देते हैं लैम्डा। तो ये अनुपात क्या हो जाता है, ताकि वो दो अननोन की जगह डील करने की जगह एक ही अननोन में डील करें, तो m/n का नाम ही मैं क्या दे दूंगा? लैम्डा। जैसे मान लो m आता 2 और n आता 3, तो वो 2/3 का नाम ही लैम्डा देके कहते कि ये जो r बिंदु है ये किस रेशो में डिवाइड कर रहा है? λ/1। λ/n 1, तो ये क्या हो जाता? 2:3 ऑटोमेटिकली हो जाता। 2/3:1 को दोनों साइड 3 मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि रेशो है तो ऊपर नीचे दोनों सेम चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, रेशो पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो वो एक अननोन से बचने के लिए क्या करते हैं? m और n का नाम लैम्डा दे देते हैं। यहां पर दो अननोन के साथ डील करना पड़ेगा। अगर λ/1 लेंगे तो केवल एक ही के साथ डील करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा कर दिया जाता है। तो लिखिए क्वेश्चन, वह अनुपात ज्ञात करें, वह निर्देशांक ज्ञात करें, वह निर्देशांक ज्ञात करें जो 5 - 2 9 6 को मिलाने वाली रेखाखंड को 3:1 अनुपात में विभाजित करे। फाइंड coordinate which divides line segment joining A and B. Find coordinate which divides line segment joining A and B in the ratio 3:1. अगर ये रेशो पॉजिटिव आती है तब तो ये इंटरनल डिवीजन है, और रेशो नेगेटिव आती है तो ये एक्सटर्नल डिवीजन हो जाता है। आपको क्या करना है? वह पॉइंट ज्ञात करना है जो इसे 3:1 रेशो में डिवाइड करे। ओके, तो क्या होगा? तो व्हाट इज आर? 3 9s are 27 प्लस 5/4 18 - 2/4। तो आपका पॉइंट क्या आ गया? 8,4। 8,4 आ गया। वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें
रेखा दिस बिंदुओं ए तथा बी को मिलाने वाली 3 - 1 8 9 वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें रेखा दिस बिंदुओं दिस को मिलाने वाली रेखाखंड में विभाजित करता है। रेखाखंड को विभाजित करता है। Find the ratio in which line this divides line segment joining 3 - 1 and 8 9. किस रेशियो में डिवाइड करता है? किस रेशियो में डिवाइड करता है? क्या? 2 और 3 -5 क्या? अरे ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को ये लाइन अगर रेखाखंड नहीं बोलता तो और वर्ड अच्छा होता। वो रेखा नहीं, रेखाखंड नहीं होना चाहिए, रेखा, क्योंकि हमने ये भी नहीं पता होना चाहिए कि ये लाइन बाहर से निकल रही है कि अंदर से। ये तो मैं वैसे ले रहा हूं अंदर से, बट अदरवाइज जरूरी नहीं कि ये अंदर से ही है। तो आप क्या करोगे? माना ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर ये λ/1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है तो ये P पॉइंट क्या आ जाएगा? P पॉइंट है λx2 + x1 λy2 + y1। क्योंकि ये पॉइंट लाइन के ऊपर स्थित है तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट क्या आ गया? पॉइंट क्या आ गया? ए लैम्डा
प्लस बी तो आपका आंसर क्या आ गया? लैम्डा कॉमन लेके ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी प्लस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी बराबर 0। सो आपका लैम्डा डायरेक्टली क्या आ गया? एक मेथड तो ये है, एक मेथड तो ये है कि इस लाइन में डायरेक्टली ये पॉइंट रख दो, पहले ये पॉइंट फिर ये पॉइंट रख दो और आगे माइनस लगा दो, वही आपका लैम्डा आ जाएगा। और ऑब्वियसली बात है, ये पॉजिटिव आएगा तो इंटरनल डिवीजन आ जाएगा और नेगेटिव आ जाएगा तो एक्सटर्नल डिवीजन आएगा। आप डायरेक्ट पॉइंट रख देना। तो वो पॉइंट रखने के बाद जो मैं कह रहा हूं, तो मेरा क्वेश्चन क्या था? पॉइंट कौन कौन से थे? पॉइंट क्या थे? 3 -1 और बी y माइनस एक्स। सो व्हाट इज लैम्डा? पॉइंट पुट कर दिया, -3 -1 प्लस 2 बटा 9 माइनस 8 प्लस 2, तो 2 बटा 3। तो इंप्लाइज आंसर आ गया 2:3। एक तरीका ऐसे हो सकता था। अब उसमें वही केस जो मैंने वहां जनरल केस किया, उसको अब करना था, फॉर्मूला नहीं याद था। माना ये रेखा इसे λ:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, वही जो मैंने यहां पर जनरल केस डायरेक्ट फॉर्मूला याद रह गया, वो नहीं तो फिर हम ये तो करते ही। माना ये λ:1 रेशो में डिवाइड कर रहा है, पी ये पी पॉइंट से हो रहा है और λ:1 रेशो में, तो पी पॉइंट क्या आ गया? 8 λ प्लस 3 बाई λ प्लस 1, 9 λ माइनस 1 अपॉन λ प्लस 1। मुझे पता था मैंने को ऐसे करना है, फिर मैंने सोचा पॉइंट ही सीधा है, जनरल पॉइंट ले लूं, जो मैं डायरेक्ट आपको शॉर्टकट बोल देता हूं बार बार। वो मेरा शॉर्टकट तैयार हो गया। और मैंने क्या किया, ये पी पॉइंट क्या है? लाइन पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। 8 λ प्लस 3 अपॉन λ प्लस 1 प्लस 9 λ माइनस 1 अपॉन λ प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो -8 λ प्लस 9 λ इज λ प्लस 2 λ इज 3 λ, -3 -1 -4 -4 प्लस 2 -2, सो λ इज 2/3। वरना आप करते, ये रहा ए, ये रहा बी, थोड़ी जिंदगी और मुश्किल करनी थी तो माना ये m:n रेशियो में डिवाइड करता है, ये रहा मुझे नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो मैं अब ये पुट करूंगा। ओके फायदा ये होता है कि इसमें एक अननोन से काम चल जाता है, यहां पर एक से ज्यादा अननोन की बात करनी पड़ती है। थोड़ा सा लिख लो फिर ताकि मैं
क्यों भाई प्लीज। रहने देना सर इस थर्ड मेथड को। बात तो है। हो गया। हाँ जी। देखिए सर, ऑफलाइन वाले बहुत धीमे लिखते हैं, उनकी स्पीड बढ़वाइए। शिकायत कर रहे हैं आपकी। अच्छा प्लीज भाई शांत रहो, समझ गया मैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्या किसी का भी क्षेत्रफल निकालना हो तो स्टेयर मेथड तो हर जगह काम का है। यदि A1 A2 AN किसी
यदि A1 A2 सोन AN किसी बिंदु के नहीं किसी बहुभुज के शीर्ष हैं, जो पहले दिया हो उसे पहला मानना है, बहुभुज के शीर्ष हो तब इसका क्षेत्रफल तो एरिया कैसे निकालेंगे? x1 y1 किसी भी पॉइंट को पहला माने, और जैसे डिटर्मिनेंट निकालते हैं दिस, और माइनस में ये लिखना है और डिटर्मिनेंट मेथड में अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी निकालना है और ये आता क्या है? अगर आप सॉल्व करो तो x1 इंटू 1 के बाद 2 और 3, 2 के बाद 3 और 1, और 3 के बाद 1 और 2, इसको सॉल्व करने पर डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट कैलकुलेशन पे आना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। 3 से ज्यादा आ जाए शीर्ष तो आप इस मेथड के साथ जाना चाहते हो, 3 आ जाए तो भी जाओगे वैसे, बट 3 से ज्यादा आ जाए तब तो यही लगाना पड़ेगा। बट एरिया जैसे एक बच्चा बोल रहा था डिटर्मिनेंट मेथड, तो इस तरीके से कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ कॉलम वाइज ओपन किया है क्योंकि थोड़ा सा ध्यान रखने में आसानी होगी। 1 2 3, 2 3 1, 3 1 2, 3 के बाद 1 और 2, 2 के बाद 3 और 1, इसका क्षेत्रफल निकालना था। वैसे आपको करना क्या है? इस ट्रेपेजियम के एरिया में से पहले इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। पॉइंट्स तो पता लग ही जाएंगे, ये क्या आएगा? x2, 0, x1, 0, ये पता लग जाएगा, सारे पॉइंट पता लग रहे हैं। इस ट्रेपेजियम का एरिया प्लस इस ट्रेपेजियम का एरिया में से इस का एरिया माइनस कर देना है एंड यू विल गेट द एरिया। आप चाहो तो निकाल के देख लेना, हाफ इंटू ए इंटू बी प्लस एच करते हैं ना, करते हैं ना। समलंब का क्या एरिया होता है? उनके बीच की दूरी इंटू, हाँ बिल्कुल। तो आप इसका एरिया प्लस इसका एरिया निकालेंगे और उसमें से इसका एरिया माइनस कर देंगे, आपको ऐसा ही मिलेगा और उससे फिर बाद में डिटर्मिनेंट तक पहुंचेंगे। ये मैं रफ आइडिया दे रहा हूं कि ये आया कैसे था। असल में किया तो उन्होंने ये था, ये एबीसी का एरिया है, इसे बढ़ा के 2 ट्रेपेजियम के एरिया में से इसका एरिया हमें माइनस कर देना है। ओके, करना ऐसे होता है अगर मैं थोड़ा रफली बताऊं तो, बट इसका आंसर हम सबको ध्यान ही होता है। निकालना है तो निकाल लो। निकालना है क्या? बैक करो, लो।
बढ़ू? हाँ, अरे तो मैंने वैसे ही रफ आइडिया दे दिया। एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि ऑनलाइन वालों की स्पीड तेज है ऑफलाइन वालों से। सही कह रहे हैं वो वैसे। देखो जो सही है वो सही है, तो लिखें ABC 117-3 12-2 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें जिसके शीर्ष ऐसे हैं। Area of triangle this half into mod of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 माइनस y2। बारह चौके 48 और 7 55 50 25 25 है। आपको ऐसे नहीं करना था तो आप दूसरे तरीके से करते। सेकंड, इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको जैसा कंफर्टेबल लग रहा है वैसे कीजिए। क्या है सेकंड का? हाफ 2 माइनस 12 18 माइनस 10 20 माइनस 9 6 माइनस 4 11 2 13 13 11। अच्छा 11/2 देखें जरा, बिल्कुल सही। यदि
P एक बिंदु जो अक्षों पर स्थित नहीं है, तथा इस प्रकार है PA बराबर PB तथा एरिया ऑफ ट्रायंगल PAB बराबर 10, तब P के निर्देशांक। If A is this, B is this, and P is a point not lies on coordinate axis. P is a point not lies on coordinate axis such that PA equal to PB. P is a point not lies on coordinate axis such that PA is equal to PB, and area of triangle PAB is this. ऑप्शन के साथ जाना चाहते हो तो 27721001। तो जिस पॉइंट की दूरी निकाली जाए वो बराबर नहीं है, वो तो वैसे ही फेल है। एक बार तो पूरा कर लेंगे, बाद में ऑप्शन से देख लेंगे, क्या पता एक पॉइंट एक बात से बात बन जाए। नहीं बनेगी फिर तो। ये चार हैं, देखो जो भी इनमें P होगा, PA और PB की दूरी तो बराबर होनी चाहिए। पहले एक बार तो पूरा कर लो। क्या करेंगे, दो बातें कह रखी है PA और PB। अरे निकालनी भी दो चीज है, इसके लिए X और Y निकालना है, और दो कंडीशन भी दे रखी है। क्या करें, PA और PB की दूरी निकालें और कंपैरिजन कर लें। If A and B is this, if P is a point which does not lies on axis such that PA equal to PB and area of triangle PAB बराबर 10, then P is equal to एक स्टूडेंट ने कहा सर हाफ AB साइन थीटा से भी एरिया निकालते हैं। बिल्कुल निकालते हैं, हाफ AB साइन थीटा। A क्या है, दोबारा लिख देता हूं, 3 कॉमा, और B क्या है, ठीक है। -6x -8y -10x
ऐसा निकला है। अब अगर एक ही पॉइंट इसको संतुष्ट कर रहा है तब तो एक ही आंसर आ गया। कितने कर रहे हैं? 7 और 2 तो कर रहे हैं, 1 और 0 भी कर रहे हैं, बट एक्सिस पे नहीं है पॉइंट। 2 तो आंसर वैसे ही गलत है, एक्सिस पे पॉइंट है नहीं। अब 7,2 ही कर रहा है, आंसर तो यहीं खत्म हो गया था, बट अभी हम उस पे नहीं जा रहे हैं, हम तो एक बार सॉल्व करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल 3 4 5 - 2 XY -6 - 20 5Y + 2X + 4X - 3Y = 20। ऐसा ऐसा एक बार 10 आएगा तो क्या होगा? एक बार -10 आएगा तो क्या होगा? अब इन दोनों के लिए, इन दोनों को इसके साथ सॉल्व करना है, जो आपका आंसर आएगा आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे करना होता है असल में, बट ऑप्शन से पता था कि ये ऑप्शन से हो सकता है शायद। अगर पेपर में आएगा तो आधा स्टेप करा के ही क्या पता करवा दे वो। अब जो P पॉइंट है वो इनमें से भी किसी को संतुष्ट करना चाहिए। सात और 2 तो इसको कर रहे हैं, 7 और 2 बोला था ना हमने, तो इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा 7 और 2। और ये देखो 1 और 0 कर रहा है इनको, उन दोनों को सॉल्व करके 1 और 0 आएगा। बट उसने बोला जो मुझे पॉइंट चाहिए वो अक्षों पे तो हो ही ना। इनको सॉल्व करके 7 और 2, इनको सॉल्व करके 1 और 0, तो आपके ये दोनों ही आंसर हैं। मगर उसने बोला है अक्षों के ऊपर वाला बिंदु हम नहीं मांग रहे हैं, तो 1 0 को अवॉइड करोगे। बढ़ू आगे। हाँ अच्छा, लिखे टिप्पणी एक। सो ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखें, अच्छा नोट लिखा रहा था मैं। स्टूडेंट्स, किसी भी समबाहु त्रिभुज, जो भी समबाहु त्रिभुज होगा ना, उसके तीनों जो शीर्ष हैं
उसके गुणांक कभी भी परिमेय नहीं हो सकते, या सॉरी पूर्णांक नहीं हो सकते। परिमेय कह लो या पूर्णांक नहीं हो सकते। अगर मान लीजिए दो ऐसे शीश हैं, यदि ए तथा बी समबाहु त्रिभुज के दो शीश हैं, if A and B are two vertices of equilateral triangle having integral coordinates, जो if A and B are vertices of equilateral triangle having integral coordinates, अगर ऐसा है तब तीसरे शीर्ष के निर्देशांक क्या होंगे? अपरिमेय होंगे। यह पक्की बात है। देन मतलब तीसरा जो है उसके कोऑर्डिनेट पक्का कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्या होगा? इर्रेशनल, मतलब वो पूर्णांक नहीं हो सकता। मतलब ऐसा कोई भी ट्राइंगल जिसके तीनों शीर्ष इंटीजर हैं वो कभी इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएगा ही नहीं। अब आप खुद सोच के देखिए, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? √3/4 साइड का स्क्वायर। और अगर ये सारे के सारे शीर्ष पूर्णांक है तो दो पूर्णांकों का जब मैं माइनस करूंगा और उसका स्क्वायर करके जोड़ूंगा, अब जैसे यहां पर कोई भी ले लो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर के रूट का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर लिखा है ना, तो आप देख रहे हैं दो पूर्णांक का माइनस करके स्क्वायर कर दिया जाए तो भी एक पूर्णांक आएगा। अरे दो पूर्णांकों का यहां पर x1 y1 ये भी पूर्णांक और x2 y2 ये भी पूर्णांक, x2 माइनस x1 दो पूर्णांकों का माइनस पूर्णांक, उनका स्क्वायर पूर्णांक, यानी ऐसा ही तो होगा डिस्टेंस फॉर्मूला। साइड का स्क्वायर, दो पूर्णांकों का माइनस पूर्णांक स्क्वायर पूर्णांक, दो पूर्णांकों का माइनस पूर्णांक स्क्वायर पूर्णांक, उनको जोड़ के फिर पूर्णांक। तो पूर्णांक को 4 से गुना करें, हो सकता है कट जाए, हो सकता है ना कटे, बट इस √3 के कारण उसे अपरिमेय आना पड़ेगा। अपरिमेय आना पड़ेगा कि नहीं? तो ये इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये अपरिमेय आना पड़ेगा तो कभी भी तीनों के तीनों जो शीर्ष है उसके जो निर्देशांक है वो कभी भी पूर्णांक नहीं हो सकते। अगर पूर्णांक हो गए तो आप हर बार यही करोगे। अरे जब आप उसका एरिया निकालोगे अपने वाले तरीके से, तो अपने वाले तरीके से एरिया कैसे निकालोगे? हाफ x1 जो कि पूर्णांक है, y2 माइनस y3 पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, पूर्णांक और ये भी पूर्णांक। तो अगर सारे शीर्ष पूर्णांक हुए तो ये तो आ रहा है पूर्णांक, जबकि ये पूर्णांक नहीं आ रहा, तो दोनों बराबर कैसे हो गए? भाई ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है, ये किसी भी ट्रायंगल का एरिया है, और अगर वो ट्रायंगल वास्तव में इक्विलेटरल ही हुआ तो इसका ये और ये एक जैसे आने चाहिए, बट ये पूर्णांक आ रहा है और ये पूर्णांक नहीं आ रहा, तो आपस में बराबर नहीं हो सकते। इसीलिए मैंने कहा है कोई भी ऐसा ट्रायंगल जिसके शीर्ष के सारे निर्देशांक पूर्णांक हो वो कभी भी क्या नहीं हो सकता? कभी भी क्या नहीं हो सकता? समबाहु नहीं हो सकता। हो सकता है क्या समबाहु? नहीं हो सकता समबाहु जी। तो समबाहु नहीं हो सकता। देखिए लिखें, यदि बिंदु
ए बी सी समरेखीय है, तब ए और बी में रिलेशन निकालें। ये अभी आप सोचोगे सर इसमें क्यों करा रहा हूं, क्योंकि ये एरिया से कहीं ना कहीं रिलेटेड तो है ही नहीं। अरे समरेखीय भी तो एरिया से रिलेटेड है ही। क्यों? अगर कोई भी ट्राइंगल, इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा। अगर ये बिंदु इधर आ जाए तो एरिया कम हुआ कि ज्यादा? यहां आ जाए एरिया और कम, और जैसे इधर आ जाए तो इस ट्राइंगल का एरिया 0 हो जाएगा और ये क्या बन जाएगी? एक लाइन में कन्वर्ट हो जाएगी। ऐसा ही है। यदि बिंदु ए बी सी, इफ ए बी सी आर कोलिनियर, देन रिलेशन निकालो ए और बी में। अरे क्या कर रहे हो, सीधा एरिया वाले कंसेप्ट से निकाल दो ना। एरिया 0, तो ऊपर वाला ये समझ गए ना। यानी अगर किसी त्रिभुज के सभी शीर्ष पूर्णांक हो तो वह समबाहु नहीं हो सकता। गॉट माई पॉइंट? हाँ जी। अगर किसी ट्राइंगल के जो शीर्ष हैं वो सभी के सभी पूर्णांक हो तो ट्राइंगल इक्विलेटरल नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका जो एरिया है वो एक पूर्णांक आना चाहिए, बटा 2 हो जाएगा तो रैशनल आना चाहिए, मगर ये तो रैशनल नहीं है। यहां क्या करेंगे? समरेखीय प्रूव करने के लिए समरेखीय 2 तरीके से प्रूव किया जाता है। कैसे? या तो ए बी और बी सी की लेंथ ए सी के बराबर हो जाए, वरना ट्राइंगल का एरिया। तो देखिए, दिस इज इक्वल टू 0। ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 0 ए और बी में रिलेशन की बात की थी मैंने। ऐसा कोई दिक्कत है क्या? ट्राइंगल का एरिया 0 होगा अगर एक ही लाइन पे है। हाँ, लास्ट में पक्का? वेरी गुड। तो अगर कोलिनियर है तो इसका मतलब यहां एरिया 0 होगा, या ए बी और बी सी का कंसेप्ट। बस ठीक है, एरिया बड़ा आराम से निकल रहा है। आप इससे नहीं निकालना चाहते स्टेयर मेथड, तो आप कैसे तरीके से यूज कर सकते हैं? डिटर्मिनेंट मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? वेरी वेरी गुड। इसको लेके इतना मिसमैनेजमेंट हुआ है ना, तो मेरा तो अब शायद एक बार टेस्ट सीरीज को ड्रॉप ही करूंगा मैं तो, इस चीज को लेके। क्योंकि जितना हमारे संस्थान में आज तक एकदम सब शांति से निपटा है, चाहे हमने कोई शीट दी है कि नहीं। 2018 तक तो शीट ही, उससे पहले तक तो कुछ देते नहीं थे। 2018 में शीट दी थी, और इस बार इसके चक्कर में इतना, और अगर इतना सुनने को पड़ रहा है तो इससे अच्छा उस चीज को ड्रॉप करो। अब जो दे दिए हैं उनको तो दे दिए हैं, मगर अब ये सोचो ना, जिस चीज के लिए आप पे ही ब्लेम आ जाए और जिसमें ले जाना कुछ नहीं है, वो तो बहुत ही। यदि, प्लीज देखो, यदि
यदि ओ ए बी त्रिभुज का क्षेत्रफल ए की पावर 6x है, वन अपॉन टू ए की पावर 5, तब x बराबर, मतलब क्वेश्चन कैसा भी आ जाए मुद्दा वही है कि इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। जी 1:5, कोई कह रहा है -1:5, क्या लिख रहा है -1/5, -1 और -5, अच्छा ऐसा लिखा है क्या? -1 और -5 आना चाहिए, हाफ 0 0 दिख जाए तो उसी को पहले लिखूंगा, उससे आसान क्या है मेरे लिए लिखना। हाँ विद्यार्थियों, कैलकुलेशन कम, बाकी सब 0 0 ही है। तो x² + 6x + 5 बराबर 0। यदि बिंदु यदि बिंदु दिस ए तथा बी को मिलाने वाली रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है, तब टी के बारे में पूछा गया है। बोला है t 0 से कम, t > 1, t 0 और 1 के बीच में, t 1 के बराबर। If point this divides line segment joining A and B internally, if point this divides line segment joining A and B internally, if this point divides line segment joining A and B internally, तब T के बारे में क्या बताना है? 0 और बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। कोशिश करें, कई स्टूडेंट करें 0 और 1 के बीच में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। रेशो मस्ट बी पॉजिटिव, रेशो पॉजिटिव आनी चाहिए अगर अंतः विभाजित कर रहा है। तो ये विभाजित कर रहा है तो क्या करेंगे?
हाँ, ये पॉइंट आर क्या है? इसको मैंने उसी शक्ल में लिख दिया कि x1 y1 और x2 y2 को अगर कोई पॉइंट 1 माइनस टी और t रेशो में डिवाइड करे तो ऐसा ही तो बनेगा। यानी ये वाला पॉइंट इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को, ये तो मुझे रेखाखंड का ही समीकरण दिख रहा है, ये बेसिकली और कोई इक्वेशन नहीं है, ये तो x1 और x2 को मिलाने वाली रेखाखंड का ही समीकरण है। यानी इसके अंदर का कोई भी पॉइंट जो होगा वो इस रूप का होगा, ऐसा आपने एलपीपी में पढ़ा होगा, रेखाखंड की परिभाषा। तो ये जो आर पॉइंट जो ये बिंदु दे रखा है, ये बेसिकली एक जनरल पॉइंट है एक्स ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच का। भाई ए और बी के को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच का कोई भी बिंदु कैसा होगा? ऐसा ही तो होता है। अरे उस समय रेखाखंड की परिभाषा क्या समझाई थी? क्या समझाई थी? ऐसी तो समझाई थी भाई, लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2, ऐसा समझाई थी ना। और लैम्डा के अलग अलग मान के लिए लाइनों पे अलग अलग बिंदु आता रहेगा। बट जिस दिन ये t 0 हो जाएगा, t 0 हो जाएगा, तब तो ये a पॉइंट से 0 दूरी पे है ये पॉइंट r। ये भी नहीं चाहिए क्योंकि बीच में है ये पॉइंट। अगर ये t 1 हो जाए तो ये r पॉइंट 1 यूनिट की दूरी पे है। अरे याद है उस समय लैम्डा 0 और 1 पे, 0 और 1 पे तो ये एंड पॉइंट आ जा रहे थे, और उसके अलावा ये बीच वाले पॉइंट थे। और ये बिंदु अंतर विभाजित करता है, मतलब बीच में है कहीं। बीच में होने का मतलब t किसके बीच में लाई करेगा? लॉजिकली इस क्वेश्चन को देखो, समझिए इस क्वेश्चन को। वो असल में आपको बीच का कोई भी पॉइंट दे दिया, और इसके लिए भाई ये बीच का कोई भी पॉइंट होगा ही इस शक्ल का हमेशा। बीच का कोई भी पॉइंट लिखोगे वो तो हमेशा इसी शक्ल का होगा ना। अरे बीच का, अच्छा दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच, रेखाखंड होता क्या है? बिंदुओं का समुच्चय। और वो सारे बिंदु कैसे बनते हैं? लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2। लैम्डा के अलग अलग मानों के लिए उस रेखाखंड का अलग अलग बिंदु आता जाता है। तो ये t के अलग अलग मान के लिए इस लाइन का अलग अलग बिंदु आएगा, मगर t 0 और 1 के बीच में होगा तभी बीच का बिंदु आएगा। वरना t अगर 0 और 1 या उसके बाहर चला गया तब तो रेखा बन जाएगी। 0 पर यहां में से कोई बिंदु आ रहा है 0 और 1 में, और माइनस रियल नंबर आ गया तो इसके बाहर जा रहा था। वही तो लाइन की डेफिनेशन थी। एक्सटर्नल डिवाइड करना होता एक्सटर्नली तो ये t जो है 1 से बड़ा या 0 से छोटा होता। अगर एक्सटर्नल डिवाइड करना होता, बाहर बिंदु को पहुंचाना होता, तो ये लाइन पे आता बिंदु, रेखाखंड के अंदर नहीं आता। यहां तो केवल रेखाखंड की परिभाषा पूछिए, बट पूछने का तरीका अलग था। पूछने का तरीका अलग था बस। अरे ऐसे ही है ना। तो इसीलिए मेरे को क्वेश्चन दिखा, मैंने कहा लगा ठीक लग रहा है तो ये भी दे देते, जबकि क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा नहीं था कि वो उन लाइनों पे करने वाला, थोड़ा सा विचार करने वाला था। 0 1 नहीं, ये शामिल होंगे तो ये आ जाएगा। ये बिंदु फिर बीच का नहीं होगा। ये आर पॉइंट, भाई आर पॉइंट इन दोनों को इस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तभी तो ये पॉइंट आया। चेक करो। अब अगर ये t 1 हो जाता तो ये आर पॉइंट यहां से 1 यूनिट की दूरी पे होता। अगर t 0 हो जाता तो 0 यूनिट की दूरी पे।
तब तो ये बिंदु आ जाते, फिर बीच वाला बिंदु कहां रहता? 0 और 1 पे तो ये एंड वाले पॉइंट आ जाते। अरे भाई, इस आर बिंदु यहां से टी यूनिट की दूरी पे है और ये बी पॉइंट इससे 1 माइनस टी यूनिट की। माना इस रेखाखंड की जो लेंथ है वो 1 यूनिट मान ली थी, तो अगर ये T1 होता तो ये आर पॉइंट कहां होता? 1 यूनिट की दूरी पर। तो 1 पे तो ये बिंदु आ जाता, फिर ये बीच वाला बिंदु कहां है? इसीलिए इक्वालिटी नहीं आई। समझे? हां, अगली परिभाषा लिखें, केंद्रक यानी सेंट्रॉइड। क्या? पानी? ठीक है, 5 मिनट पानी पियाओ। जी, अब आगे देखें। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल त्रिभुज का केंद्रक किसी त्रिभुज की प्लेस किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदन त्रिभुज का केंद्रक होता है। The point of intersection of the point of intersection of the point of intersection of medians of a triangle, the point of intersection of medians of triangle is called its centroid. यह प्रत्येक माध्यिका को टू इज टू 1 अनुपात से अंतः विभाजित करता है। It divides each median internally it divides each median internally in the ratio 2:1. It divides each median internally in the ratio 2:1. जैसे A, B, C. Okay.
ये पॉइंट जो है ये हर माध्यिका को 2:1 रेशो में डिवाइड करता है। अगर 2:1 रेशो में डिवाइड करता है तो ये पॉइंट क्या आ गया, पी पॉइंट। ये पॉइंट क्या है, मीडियन है, तो x2 प्लस x3 बटा 2 इसका मिड पॉइंट, y2 प्लस y3 बटा 2। ये पॉइंट क्या आ गया, x2 प्लस x3 बटा 2, y2 प्लस y3 बटा 2। तो ये p पॉइंट क्या आया देखो, 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, बटा 3। ऐसा, तो ये है ट्रायंगल का सेंट्रोइड। क्वेश्चन लिखें, यदि त्रिभुज के दो शीर्ष हैं तथा केंद्रक, if A and B are two vertices of triangle, -1 4 and 5 2, two vertices of triangle, centroid is 0 -3, तब तीसरा शीर्ष निकालें। If A and B are two vertices of triangle, find third vertex. जी, -4 और -15, -1 4 5 2, -1 4 5 2, ये कितना है, 0 -3 जी।
अब क्या किया, क्या तीसरे वर्टेक्स को एक्स वाई ले लिया, फिर x माइनस 1 प्लस 5/3 y प्लस 4 प्लस 2 इज सेम एज, इसका शॉर्टकट कराने की तो जरूरत नहीं है ना मुझे, ये तो वैसे ही छोटा है, तो शॉर्टकट को मैं नहीं अप्लाई कर रहा हूं। ये तो छोटा ही है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, इनका मिड पॉइंट्स क्या है, इनके मिड पॉइंट्स निकालना। हाँ मतलब आप अपने पास एक बार निकाल के रख लो, निकाल लिया, उसका सेंट्रोइड निकालना। अरे इसके मिड पॉइंट्स निकालो, उनको ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बन रहा है उसका सेंट्रोइड निकालो। हाँ क्या है, किसी ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड होता है ना, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके जो ट्रायंगल बनता है उसका एरिया तो 1/4 होता है वैसे, 9th 10th में आप करोगे ज्योमेट्री में, बट उसका भी सेंट्रॉइड सेम ही होता है। मतलब ये जो ट्रायंगल बन रहा है, वैसे जनरल तरीके से अगर मैं करूं ना, इसे 2 वर्सेस दे रखे हूं, बट अपने कोई फॉर्मूला याद नहीं रखना क्योंकि इसमें भी ठीक ठाक समय बच रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसके साथ नहीं जाना था। मैं वही देख रहा था कि क्या अगर ऐसा हो, आप इसे घर पे ट्राई करना, घर पे खुद ट्राई कर लेना, वही काम किया है जो मैंने इधर किया है और वही फॉर्मूला बन जाता है। जो शॉर्टकट होता है ना वो कुछ नहीं होता। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं आप गलती से किसी बच्चे की कॉपी में आपके जो, अब जब बच्चे बताते हैं कि हमारे पास में और भी बच्चे रहते हैं, कोई कॉपी में शॉर्टकट देख ले तो ये ना सोचो वो भाई ये क्या तरीका बता दिया, तो वो तरीका कुछ नहीं होता है। वही है x1 प्लस x2 प्लस x/3 इज इक्वल टू अल्फा। तो x क्या आ गया, 3 अल्फा माइनस x1 माइनस x2, कोई शॉर्टकट नहीं होता। तो जो सी वर्टेक्स है वो ऐसा आ जाता है। तो शॉर्टकट शूटकट जैसी कोई चीज नहीं होती, बीच में से प्रूफ हटा दो, शॉर्टकट बन गया। बट हमें ये याद नहीं करना, क्योंकि हमें तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, माइनस ऑफ, वो जो मुझे क्वेश्चन जैसे करना था उसकी जगह मैंने x1 y1 और x2 y2 लिख दिया और मेरे पास ये एक जनरल फॉर्मूला बन गया। इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला जो मैंने बताया वो भी तो मैंने यही बोला था, बट वो मैंने यहां करके इसलिए दिखाया कि वो बहुत बड़ा हो रहा था।
वो मैंने किया हुआ था, तो मुझे पता था कि वो ऐसे से ही होना है। ये जैसे शॉर्टकट बन गया। अब शॉर्टकट क्या है? ऐसा नहीं, और शॉर्टकट कुछ ऐसा नहीं होता है। चलो फिर एक क्वेश्चन इसी खुशी में और कर लेते हैं, जिससे ये सेंट्रॉइड नहीं निकला होगा। एक बार फिर मौका दे देता हूं केंद्रक निकालने का, एक मौका और केंद्रक निकालने का। बढ़ू? तो आप यहां पर लिख सकते हो एबीसी तथा डीईएफ के केंद्रक समान होंगे। यहां डीईएफ भुजा एबी, एसी तथा बीसी की क्रमशः क्या है? मध्य बिंदु है या मिड पॉइंट्स है। इन दोनों का केंद्रक बराबर होगा, सेम होगा, मतलब त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीईएफ का केंद्रक समान होगा। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ बोथ हैव सेम सेंट्रॉइड। यदि त्रिभुज के शीर्ष वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल आर vertices of triangle are this and centroid is this. Find this. इसकी वैल्यू निकालें। कब तक है क्लास? 10 बजे तक है। सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। सही है। एच और के निकालना था बस। इसे घर पे करना क्वेश्चन को। अब जो मैं बता रहा हूं ये तो निकल गया ना। एच और के की वैल्यू निकल जाएगी, पुट कर देना है। अरे 1 प्लस एच प्लस -4 बटा 3 बराबर 5, 2 - 3 प्लस के बटा 3 बराबर -1। इसे घर पे ट्राई कर लेना। अरे ये ए बी का स्क्वायर है, मॉड लिख दो चाहो तो। ओके, घर पे ट्राई करना इसको। यानी ये AB square plus BC square plus CA square is 3 times GA square plus GB square plus GC square। सेंट्रॉइड का ही कंसेप्ट लगाना है, सॉल्व कर देना, आ जाएगा। पहले AB स्क्वायर BC स्क्वायर CA स्क्वायर निकाल देना।
बस मैं आपकी ये मदद करता हूं थोड़ा आसान करने के लिए, इनमें से 2 पॉइंटों को एक्स एक्सिस के ऊपर, 1 पॉइंट को कहीं भी ले लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाए हमारी, ताकि हमारे लिए वेरीफाई हो जाए बस। अगला है अंतः केंद्र यानी इन सेंटर। पहले वाले का आंसर 20 था, इसका आंसर 20 था, 8 नहीं है। 20 है ना? करवाना है क्या? हाँ, इन सेंटर अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर, जो एंगल के इंटरनल बाइसेक्टर हैं उनका प्रतिच्छेदन। तो लिखें किसी त्रिभुज के शीर्ष कोणों के, किसी त्रिभुज के शीर्ष कोणों के, किसी त्रिभुज के शीर्ष कोणों के अंतः समद्विभाजक, अंतः समद्विभाजक रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु, रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु अंतः केंद्र कहलाता है। Okay, the point of intersection of internal angle bisector, the point of intersection of internal angle bisector of triangle, point of intersection of internal angle bisector of triangle is called incenter, is called incenter. ओके, अच्छा देखें, यदि ए बी तथा सी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं, तब अंतः केंद्र क्या होता है? इफ एबीसी आर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल एबीसी, एबी स्मॉल एबीसी का मीनिंग वही है जो स्टैंडर्ड मीनिंग है। क्या मीनिंग है? स्मॉल ए क्या है? स्मॉल ए क्या है?
ए शीर्ष के ओपोजिट जो भुजा है उसकी लंबाई। तो डेफिनेशन थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन? इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल, उसे हम क्या कहते हैं? इन सेंटर। तो ये हम ए बी सी हमें निकालना पड़ेगा। इन सेंटर अभी तक यूज नहीं किया गया है। सेकंड या फर्स्ट ग्रेड में एक में तो है भी नहीं, ये कुछ ना केंद्रक है ना कुछ है, शायद फर्स्ट ग्रेड में नहीं है। फर्स्ट ग्रेड में कम है 2D। सेकंड ग्रेड का नया सिलेबस तो पता नहीं, बट पुराने सिलेबस में लिखा होता था सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। अब वाला तो पता नहीं मुझे, बट पहले ऐसे लिखा जाता था। हाँ, हो गया। क्वेश्चन देखें, अंतः केंद्र के शीर्ष ज्ञात करें। फाइंड इन सेंटर। ए क्या दे रखा है? 4 - 2 -2 4 5 और 5 निकालें। इन सेंटर हाँ, इन सेंटर निकालें। आपको ये ट्राइंगल दे रखा है, दिस वन इज ABC। ए क्या है? लेंथ ऑफ BC। बी क्या है? लेंथ ऑफ CA। सी क्या है? ऐसा। तो इन सेंटर निकालें। क्या निकला है? बोलो। AX1
bx2 cx3 a plus b plus c. बीस माइनस 10 इज 10, 10 प्लस 30 40. दिस वन इज इन सेंटर. सो बाकी हम कल देखते हैं.